चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6 त्रिभुज। एकदम सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको सर्वांग समता पता होना चाहिए कि सर्वांग समता होती क्या है। तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा भी होगा कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों समान हो तो उसको बोलते हैं सर्वांग समाकृति। जैसे यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे दो त्रिभुज लिया है। अगर ध्यान से देखो तो इनका आकार वैसा ही लग रहा है, जैसे जिस टाइप का त्रिभुज ये है वैसा ही कुछ टाइप का त्रिभुज ये भी है। फिर इसमें आकार और माप क्या होता है? आकार का मतलब होता है कि इसका शेप देखो, शेप वही है जो इसका शेप है। और माप का मतलब होता है बच्चों लंबाई। ये देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता चला हूँ। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल। इसका मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें आकार सेम हो, इसका मतलब दिखने में सेम लगे, साथ ही साथ बच्चों अमाप सेम हो, इसका मतलब इनकी लंबाइयां भी सेम हो, तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं बच्चों सर्वांगसम आकृति। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक और चित्र लिया है। देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गया, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गया, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गया और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल। तो मैं क्या बोलूंगा कि यह दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हैं बच्चों? सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है। हमको यहाँ पे पढ़ना है त्रिभुज, तो मुख्य तौर पे हम यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग समता को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो आपने त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए नियम भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वांग सम मैं केवल और केवल सर्वांग समता का मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, तो ये दोनों त्रिभुज का आकार भी सेम है। अगर यह वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड अगर इसके बराबर हो गई, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का सिंबल आप सबको पता होगा कि किसका सिंबल है? सर्वांगसम का सिंबल है। ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये हुआ केवल सर्वांगसम की बात। लेकिन अब यहाँ से हमको एक स्टेप और बढ़ना है। यहाँ पे क्लास 10वीं में हमको त्रिभुज की सर्वांगसमता के स्थान पे पढ़ना है बच्चों समरूपता। समरूपता क्या होती है यह हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सर्वांगसम क्या होता है थोड़ा सा मैंने ब्रीफ परिचय दे दिया। अब मुख्य तौर पे हमको बात करना है बच्चों समरूपता की। ठीक है। तो यहाँ पे समरूपता को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझना होगा। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। बात क्लियर? अब यह दोनों आकृतियां, मैंने क्या कहा, आपको दो वर्ड से याद रखने हैं, एक आकार। हम आपके स्थान पे मैं केवल माप लिखता हूँ, थोड़ा सा टच है, फील है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आकार दोनों का सेम है कि इधर ऐसे लाइन ये, इसका मतलब आकार तो इसका लगभग सेम मिल रहा है। इन दोनों का आकार क्या है बच्चों? सेम है। अगर माप की बात करें तो आप लोग स्पष्ट तौर पे देख सकते हो कि इसकी लंबाई अधिक है इसकी अपेक्षा, इसकी लंबाई अधिक है इसकी अपेक्षा, और इस वाले साइड की लंबाई अधिक है इसकी अपेक्षा। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि आकार क्या सेम है, तो आप कहोगे हाँ सर आकार तो सेम ही लग रहा है। लेकिन मैं कहूँ क्या इसकी माप सेम है, तो आप कहोगे सर माप तो सेम नहीं लग रहा है। इसका मतलब अब यहाँ से आपको समझना है कि समरूप आकृतियों में यह जरूरी नहीं है कि आकार के अलावा माप भी सेम हो। इसका मतलब आकार तो सेम होना ही है, लेकिन माप हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो। इसका मतलब माप बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो केवल एक लाइन में पूरी बात को समझो कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो सेम हो, आकार क्या हो बच्चों? समान हो, लेकिन इनका माप समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं बच्चों समरूप आकृतियां। ठीक है ना। जैसे देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये इसका आकार सेम है लेकिन माप बराबर नहीं है, तो इसको बोल देंगे बच्चों कि यह कैसी आकृति है? समरूप आकृति है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक वृत्त है, इसका मतलब आकार इसका वृत्ताकार है, और इसका भी आकार क्या है? वृत्ताकार। इसका मतलब इन दोनों का आकार तो बराबर है, लेकिन क्या जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है? तो आप बोलोगे उससे तो बेहद कम ही दिख रहा है। इसका मतलब इसका माप बराबर नहीं है। और अगर आकार बराबर हो, माप बराबर ना हो, या फिर हो भी, तो ऐसी आकृतियां क्या होती हैं? समरूप आकृतियां। यहाँ पे मैं 2-3 चित्र ले लिया हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, ये एक षष्ठभुज है, ये 1 2 3 4 5 6, और ये भी एक षष्ठभुज है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इनका आकार सेम दिख रहा है। इनका आकार क्या दिख रहा है बच्चों? सेम दिख रहा है। लेकिन क्या इसका माप सेम दिख रहा है? क्या इसका माप सेम दिख रहा है? ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा। इसका मतलब आकार तो बराबर है, माप अलग अलग है। और आकार बराबर हो, माप अलग अलग हो, तो ऐसी आकृतियों को क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियां। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहचानना था कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है। चलो, अब मैं आपको सीधे चैप्टर पे ले चलता हूँ। बाकी समरूपता का नियम क्या है वो मैं अगले चैप्टर में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा।
ये तो एकदम ब्रीफ परिचय हुआ कि क्या होती है समरूपता। समरूपता का मतलब आकार समान हो, अमाप समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चों सर्वांशंकता का मतलब क्या होता है कि आकार भी बराबर हो और उसका अमाप भी बराबर हो। ठीक, चलो अब चलते हैं हम सीधे चैप्टर पे। चलिए प्रश्नावली की अगर बात करें हम, तो प्रश्नावली 6.1 आपके सामने है। आपको यहाँ पे कुछ सवाल पूछा है, आपको सिंपली उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब जो रिक्त स्थान है वहां पे सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, सबसे उचित वर्ड क्या होगा, उसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो आपको पता है कि वृत्त जो होता है उसका रेडियस अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब सर्वांगसम होने के लिए ऐसी कंडीशन है कि क्या सभी वृत्त की क्या रेडियस सेम होगी। कोई वृत्त 5 सेंटीमीटर का होगा, हो सकता है कोई वृत्त 3 सेंटीमीटर का हो। इसका मतलब अगर कोई फिक्स तो है नहीं कि वृत्त है तो इसकी रेडियस इतना ही होगा। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर सर्वांगसम होंगे तो रेडियस हर वृत्त का सेम होना चाहिए। लेकिन वृत्त तो आप 5 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या बदलेगी तो इसकी रूप बदल जाएगी, और रूप बदलेगी तो उसको, इसका मतलब हम सर्वांगसम नहीं कह सकते। इसका मतलब इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, समरूप। इसका मतलब सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, समरूप। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। अब सवाल नंबर 2 को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि सभी वर्ग होते हैं। अब आपको पता है कि वर्ग अगर आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ। चलो, यहाँ से आपको पता है कि आपको एक वर्ग ड्रा करना है, तो वर्ग आपको पता है कि वर्ग, ये भी वर्ग है। मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ये भी एक वर्ग है और ये भी तो एक वर्ग ही होगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा इसकी वो बढ़ा देता हूँ, लंबाई बढ़ा देता हूँ, तो ये भी तो एक वर्ग होगा, है ना। थोड़ा रफली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये भी एक वर्ग है और ये भी एक क्या है बच्चों, ये भी एक वर्ग है और ये भी एक क्या है, वर्ग है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, मैं वर्ग मान लो यार, इसकी आकृति कम ज्यादा से मैं तो एक रफली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितनी साइड ये है उतनी साइड ये होगी, तब मैं बोलूंगा कि सर्वांगसम है। लेकिन जितनी ये है क्या उतनी ये है नहीं। इसका मतलब वर्ग अगर होगा तो हमेशा समरूप होगा। समरूप तो हमेशा होगा, सर्वांगसम हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसे ही सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा ये बताओ, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। जैसे अभी मैंने एक लिया था स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कि ये मान लो एक त्रिभुज है, ऐसे रफली ये समबाहु त्रिभुज है। अच्छा ये भी तो समबाहु त्रिभुज हो सकता है। मान लो इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है और इसकी साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है तो हम साइड तो कम ज्यादा ले सकते हैं। अगर साइड कम ज्यादा हो जाएगा तो क्या बच्चों ये बताओ, समबाहु होगा कि सॉरी समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा। तो आप बोलोगे सर्वांगसम होगा। बच्चों याद रखना कि सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। अब यहाँ पे समझना ध्यान से कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें कम से कम दो भुजाओं से अधिक हो। जैसे त्रिभुज आपका क्या है, बहुभुज है। चतुर्भुज आपका क्या है, बहुभुज है। पंचभुज आपका क्या है, बहुभुज है। षष्ठभुज आपका क्या है, बहुभुज है। तो बहुभुज का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा, एक बात आप लोग बहुत ध्यान समझो। कह रहा है कि उनके संगत कोण। अब यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, हल्का सा टाइम लूंगा, 2 मिनट आपका। मान लो एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है बच्चों पी क्यू आर, और इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, कुछ भी मान लो ए बी सी। कह रहा है कि यह सर्वांगसम कब होगा, तो आपको याद रखना है कि किसी कोई भी त्रिभुज या फिर कोई भी बहुभुज समरूप तब होगा जब उसकी संगत भुजाएं बराबर हो। यहाँ पे मैं दो त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी। अगर मैं इन दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों समरूप होंगे। संगत भुजाओं का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखो पहली दो साइड क्या है, ए बी पी क्यू। यहाँ पहली दो साइड क्या है, ए बी। इसका मतलब यदि पी क्यू ए बी के बराबर होगा तो मैं कहूंगा कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ।
यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। चलो अब मैं अगली दो साइड लेता हूँ क्यू आर। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। अगली दो साइड यहाँ से मैं नीचे से कर देता हूँ समझाने के लिए। अगली दो साइड लेता हूँ क्यू आर। देखो यहाँ पे मैं दूसरा और तीसरा लिया, अब यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या लूंगा, बी सी। यदि क्यू आर बी सी के बराबर है, यदि क्यू आर बी सी के बराबर है, मैं क्या कहूंगा कि इस त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये वाली भी संगत भुजा क्या है, बराबर। इसी प्रकार अब पहला और आखिरी लो, पी आर इसके किसे, ए सी के। अगर पी आर ए सी के बराबर हो गया तो मैं क्या कहूंगा, इन ध्यान सुनना, शब्दों को ध्यान सुनना, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है। लेकिन क्या संगत भुजाएं बराबर से ही काम हो जाएगा, नहीं। अब याद रखना बच्चों, कोई भी त्रिभुज समरूप तब होता है, समरूपता का कंडीशन क्या है कि पहली चीज की, उस पहली कंडीशन की संगत भुजाएं बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती कर सकते हैं, समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। यहाँ पे समानुपाती का मतलब भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, इसका मतलब। और दूसरी चीज आपको याद रखना है बच्चों, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। अब संगत कोण क्या होता है, ये वाला कोण, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और बच्चों ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। इसका मतलब किसी त्रिभुज की, केवल एक लाइन ध्यान सुनो, यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, कैसे हो, समानुपाती, और संगत कोण बराबर हो, तो ऐसे दोनों त्रिभुज को बोलते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज, या फिर ऐसे बहुभुज को बोलते हैं समरूप बहुभुज। दो कंडीशन, क्या क्या, एक तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है बराबर, कोण को तो आपको बराबर रखना है, लेकिन बच्चों संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अब समानुपाती का भी मतलब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चलो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, अपने मन से कुछ भी लेता हूं। एक ट्रायंगल ये लिया, रफ रफ फिगर है, आप लोग थोड़ा सा समझना। एक ट्रायंगल ये लिया, ठीक है, ये मान लेता हूं बच्चों ए बी सी, और ये मान लेता हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर आर। अब समझना, यह दोनों बच्चों समरूप कब होंगे, जब इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब मैं समझाता हूं रफली। मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना हुआ। अब देखो समानुपाती का मतलब होता है, इन अनुपात का मतलब होता है बटे, 5/2। इसका मतलब 2:1। 2/1 का मतलब होता है 2:1। इसका मतलब इन त्रिभुजों की भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात अगर 2:1 रहेगा, तब हम बोलेंगे कि यह दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये 8 है, तो फिर ये कितना होना चाहिए, 4। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं यह 6 है, तब यह कितना होना चाहिए, 3। अब देखो इनकी भुजाओं का अगर अनुपात निकालो, देखो ये 10/5, 8/4, और ये वाली साइड इस वाली के 6/3। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, 10/5 का मतलब 2:1, 8/4 का मतलब 2:1, और 6/3 का मतलब 2:1। इसका मतलब मैं एक देख रहा हूं कि इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, और अगर अनुपात बराबर है तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, अनुपात के बाद हम देखेंगे कोण बराबर है कि नहीं। संगत कोण का मतलब, अब देखो ये वाला कोण 100% इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण 100% इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण 100% इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। फिर से मैं जितनी बातें बोला उसको लिख देता हूँ। कोण क्या होना चाहिए, बराबर। अब भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो मैं क्या बोलूंगा कि यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, पूरा प्रश्नावली 6 इसी पे होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ कि कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, ठीक है ना। अगर यह कंडीशन फॉलो करेगा तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसे दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप त्रिभुज हैं। ये समरूप का सिंबल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समरूपता का मतलब समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज समरूप कब होगा। और बच्चों अगर आपने ये समझ लिया ना, तो समझ लो कि इस त्रिभुज की समरूपता क्या होता है, आपने समझ लिया है। और अगर मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी देता हूँ।
जितनी बातों को मैंने बताया उन सबको एक लाइन में अगर पिरोने का प्रयास करूं तो ऐसे त्रिभुज या बहुभुज, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, ऐसे बहुभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ पे एक वर्ड का जो आपको ध्यान रखना है, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, वह संगत कोण बराबर हो। कोण क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऐसी आकृतियां सदैव क्या होती हैं, समरूप आकृतियां, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आखिरी सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको बताना है कि यह समरूप है या नहीं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया समरूपता का नियम क्या कहता है कि पहली चीज आपको क्या करना है कि आपकी जो भुजाएं हों वो समानुपाती हों और आपके कोण बराबर हों। दो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही दो बात अभी तक जितनी मैंने बात बताई, अगर केवल दो ही बात याद रख रहे हो तब भी आपका काम हो जाएगा। केवल दो बात याद रखना है समरूपता पे, मैं लिख रहा हूँ, समरूपता पे आपको दो बात याद रखना है। पहली बात कि कोण बराबर होना चाहिए, कोण से कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोण क्या होना चाहिए, बराबर। आप लोग जहां हो साथ में बोलना भी करो, इससे क्या हो, मुझे टच है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, बोलो। कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। अब मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप लोग समानुपाती का एग्जैक्ट मतलब समझ पा रहे हो कि समानुपाती होता क्या है, ठीक है ना। तो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बोलो आप लोग बताओ क्या होनी चाहिए, समानुपाती। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ भी 3 है, 1.5 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पे 1.5 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मैं कह दूंगा समरूप है। देखो भुजाओं का अनुपात निकालो, तो यहाँ पे ये वाली इसके, तो अनुपात का मतलब बटा होता है बच्चों। देखो 1.5 बाई 3, इधर भी 1.5/3, सब में देखो ध्यान से देखो तो वही बराबर ही आएगा, 1.5/3, 1.5/3। इसका मतलब पहला कंडीशन, एक कंडीशन तो फिल कर रहा है कि भुजाएं समानुपाती हैं, ये कंडीशन तो फिल कर रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर कोण भी बराबर हो जाता है तो मैं कह दूंगा कि यह दोनों आकृतियां समरूप हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, नहीं। इसका मतलब क्या कोण बराबर है, नहीं। अगर कोण बराबर नहीं है, इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैं क्या कहूंगा कि वह समरूप आकृति नहीं है। इसका मतलब यह दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि यह समरूप नहीं है, आपको बस यही लिखना है कि यह समरूप नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत ही ज्यादा निहायत इजी चैप्टर था, और मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको केवल यही एक लाइन दो लाइन अच्छे से तैयार कर लो, बाकी इसके बाद के चैप्टर थोड़े से अच्छे हैं, उनको मैं धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और आपने काफी पेशेंस के साथ पढ़ा बच्चों, आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहो, एग्जाम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।